हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सब? आशा एवं उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपनी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे गाइस। तो फटाफट जल्दी से आ जाए क्योंकि सुबह के 9 बजने का इशारा कर चुकी हैं घड़ी की सुइयां और मैं अविरल विश्वकर्मा 9 बजने के साथ ही आप सबके साथ उपस्थित हो जाता हूं ढेर सारे हिंदी एंड पेडागोजी के प्रश्न लेकर, ताकि आगामी परीक्षाएं जो हैं हमारी सीटेट की या जो बीपीएससी की होने वाली हैं, जहां भी हिंदी पूछा जाता है उसमें आप बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो एक बार जो साथी मेरे साथ उपस्थित हो गए हैं, आप सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन। सेशन को एक बार सभी साथी शेयर कर देंगे ताकि अविरल परिवार के सभी सदस्य जो कहीं भी उपस्थित हैं और जो अभी हमारे तक नहीं पहुंच पाए हैं, उन सब तक ये बात पहुंच जाए कि सेशन शुरू हो चुका है और फटाफट जल्दी से वो लोग भी आ जाए। तो एक बार सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे भाई। बहुत सारे साथी मेरे साथ उपस्थित हैं। आर कौसर, शशि, के जीनियस, यूनिक गर्ल, संगीता, दिव्या, शाहिद, जय किशन, पूजा, वंदना, रीनू। बहुत बढ़िया, बहुत सारे साथी उपस्थित है भाई। चलिए तो शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल। जल्दी से आ जाओ, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। @ऑफ अविरल सर टेक्स्ट बुक ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं मेरे साथ, और मेरे साथ जुड़कर आप बहुत सारे, चाहे वो पीडीएफ की बात करें, चाहे आपके जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के डाउट की बात करें, क्विजेस एंड पोल्स की बात करें, वो सब आपको अवेलेबल हो जाता है। तो प्रश्नों की तरफ चलते हैं, करते हैं रुख, क्योंकि समय अभाव है। और पहला ही प्रश्न पैराग्राफ को हमने आपके साथ रखा है। चलिए, पैराग्राफ पहला ही प्रश्न उपस्थित कर दिया है भाई। एक बार सभी साथी आ जाए, जितने भी साथी मेरे साथ उपस्थित होते हैं रेगुलर। गुड। वंदना जी कह रही कि मेरा पेड में नया बैच किस वाला बेटा, कौन सा वाला बैच नहीं चल रहा है? एक बार सपोर्ट टीम को मैसेज कर देना आप। तो एकदम रिलैक्स होकर, एकदम अस्थाई होकर, मस्तिष्क को बिल्कुल अस्थाई कर लीजिए और फिर शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम ना, आज का ये सेशन। क्योंकि पैराग्राफ पहला ही प्रश्न है, तो पैराग्राफ को पढ़ने के लिए हमें पूरी शिद्दत के साथ पढ़ना पड़ेगा, वरना प्रश्न नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो पैराग्राफ पैराग्राफ में पढ़ता हूं, आप लोग देखिए। बस्तर में बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन यह जो बदल रहा है विकास के अर्थ में नहीं, बल्कि बस्तर की उन परंपराओं के संदर्भ में है जो अपना जीवन काल पूरा करके अब अपने अवसान की ओर अग्रसर हो रही हैं। यहाँ यह सब जिस संदर्भ से संबंधित है, वह बस्तर का सूर्य चंद्र का अनोखा लिपिशास्त्र है, जो वहां के आदिवासियों के पास उनके विशिष्ट आकार भावों, माटिफ जिसे कहते हैं, में मालूम नहीं कब से सुरक्षित रहा। आकार भाव में सुरक्षित यह कम से कम इतना पुराना तो हो ही चुका है जितना पुराना होने पर किसी प्रथा को हम परंपरा कहने लगते हैं। हम चकित रह जाते हैं कि सूर्य, चंद्र, पशु पक्षी और अपने काल की जीव जगत की अनोखी लिपि में अपने किसी पूर्वज की स्मृतियों को अपने शरीर पर धारण किए हुए ये कंठ स्तंभ जाने कब से ऐसे ही खुले आकाश के नीचे खड़े हैं, धूप, हवा, पानी, सर्दी, गर्मी को अपने पर झेलते हुए। क्या इन्हें हमारे आने की प्रतीक्षा होती है कि अपने उस पूर्वज के विषय में हमें कुछ बता सके, जो इस गांव के लोगों की दृष्टि में कोई यशोगाथा हो सकती है, जिससे हमारी तरफ के बाद में दिनों के आने वाले लोगों को परिचित होना चाहिए। जो सुघड़ आकृतियां काष्ठ स्तंभों पर उकेरी जाती हैं, अपने पारंपरिक बल्कि अनुष्ठानिक आकार भाव यानी मोटिफ में वही की वही लाल, पीले, हरे चटक रंगों में इन प्रस्तर स्तंभों पर चित्रित है। लेकिन इनके काष्ठ माध्यम से प्रस्तर माध्यम में प्रवेश का अंतरण, काष्ठ माध्यम यानी लकड़ी के जो बनते थे, उसके बाद प्रस्तर मतलब पत्थर, लकड़ी से पत्थर में प्रवेश का अंतरण कलात्मक विघटन को दर्शाता है। यह विघटन कलात्मकता तक ही सीमित नहीं, बल्कि बस्तर के अनुष्ठानिक सामाजिक चरित्र में आ रहे परिवर्तन का संकेतक भी है। पैराग्राफ एक बार में, और कुछ साथी नए जुड़े हैं तो एक बार मैं और मौका दे रहा हूं आपको पैराग्राफ पढ़ने का। एक बार ढंग से पढ़ लीजिए।
बेटा बिल्कुल, मैं बार बार कहता हूं पैराग्राफ आपके लिए लाइफ लाइन है, समझ लीजिए। लाइफ लाइन 15 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सीटेट में, आपके लिए ये लाइफ लाइन है, इसलिए बिल्कुल लापरवाही नहीं करेंगे। पैराग्राफ से हम सीखेंगे। बार बार मैं कहता हूं पैराग्राफ एग्जाम में आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, पैराग्राफ से हम क्या सीख रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से बताइए। अगला। हो गया। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो साथी मेरे साथ नए आ रहे हैं बस एक बार सेशन को जरूर शेयर करेंगे अपने उन सभी दोस्तों तक, उन सभी चैनल्स और ग्रुप में टेलीग्राम के। चलिए, आप लोगों ने पढ़ लिया है, मुझे ऐसी आशा है, उम्मीद है। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। चंद्र शब्द है, तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशी है। देखो, इतना बढ़िया और इतना अच्छा पैराग्राफ देने के बाद प्रश्न कहां से पूछा? आपको लगेगा ग्रामर है, यही सीटेट है बेटा, ऐसे ही प्रश्न होते हैं। ध्यान से देखें जी। बिल्कुल, आज 5 अक्टूबर है ना। हाँ जी, आज 5 अक्टूबर है, तो आज वर्ल्ड टीचर्स डे है। तो आप सभी जो हमको रोज सिखाते हैं, उन सभी शिक्षकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सब तो हमारे टीचर हो ही, जो रोज हमें सिखाते हो, कुछ न कुछ नया सिखा के जाते हो। तो चलिए, चंद्र शब्द है, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी। क्या है आखिर ये चंद्र शब्द? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशी है? बताओ मुझे जल्दी से। चंद्र शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? सब लोग कह रहे हैं कि सर बी लगा दीजिए, पक्का लॉक कर दिया जाए बी को? शिवानी सिन्हा, लॉक कर दिया जाए। चंद्र शब्द में तत्सम है। चलिए, आपने कह दिया तो हमने मान लिया। अगला प्रश्न बताओ। अवसान का विलोम है, अवसान का विलोम है। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू एवरीवन। अवसान का विलोम पूछा है बेटा, बताओ। गुड। देखो ध्यान से, विलोम पूछा है। अवसान का मतलब क्या होता है जानते हो? अवसान, दिवसावसान। आप कहते हो ना, दिवसावसान का समय था, मेघ में उतर रही थी धीरे धीरे। तो अवसान का मतलब होता है अस्त होना, डूब जाना, छिप जाना। अब अवसान का मतलब होता है बेटा छिप जाना, अंत हो जाना, या समाधित हो जाना, या पतन हो जाना। ये अवसान का मतलब ही होता है। ये तीनों इसके समानार्थी हैं। पूछा क्या है? विलोम पूछा है। हाँ जी, उत्तर ए हो जाएगा। आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट होना। आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट होना, सामने आना, नया जन्म लेना। और अवसान का मतलब अंत होना, खत्म हो जाना, अस्त हो जाना, डूब जाना, छिप जाना। तो समझ रहा है विलोम कैसे बन गया इसका आविर्भाव ना? देखो ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये शब्दों को आपको देखना पड़ेगा। और ये शब्द लिया कहां से? आपके पैराग्राफ से। दो प्रश्न हो चुके हैं, पैराग्राफ का कोई प्रश्न अभी तक नहीं आया है। और चलो, सुघड़ शब्द में सु है, प्रत्यय है, संज्ञा है, उपसर्ग है या सर्वनाम है? सुघड़ शब्द में सु क्या है? प्रत्यय है, संज्ञा है, उपसर्ग है या सर्वनाम है? बताओ। सभी लोग बताएंगे बेटा। ईच एंड एवरी वन। गुड। सभी प्रयास करेंगे, गलतियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखते हैं इन अगले 15 प्रश्नों में आप लोग कितने प्रश्न का उत्तर दे पाते हो। हिंदी वालों, मेरे चीतों लगा दो दम एकदम बढ़िया से। चलो, तो क्या हो जाएगा? सुघड़ शब्द में सु है, उपसर्ग ना, क्योंकि सुघड़ में सु क्या होगा? उपसर्ग। किसी भी शब्द के पहले जो लगता है वो उपसर्ग होता है। किसी भी शब्द के पहले जो लगता है, यानी कोई पहले शब्दांश लगता है, वो क्या होता है बेटा? उपसर्ग होता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ए कौन बता रहा है यार? यहाँ पे लिखा है विघटन का पर्याय नहीं है। विघटन का पर्याय नहीं है, बताओ। विघटन का पर्याय क्या नहीं है? विध्वंस लिखा है, छीड़ता लिखा है, नाश लिखा है, निर्माण लिखा है। ये
विध्वंस होना चाहिए था, ध्वंस लिख दिया इन्होंने, विध्वंस ना। तो विघटन का पर्याय नहीं है, क्या नहीं है, विध्वंस भी तो इसका पर्याय है, क्योंकि विघटन का मतलब होता है खत्म करना, विनाश करना, ना नष्ट करना। तो विघटन का पर्याय विध्वंस भी है। क्षीण होना मतलब होता है कम होना या खत्म हो जाना, क्षीणता का मतलब तो वही है। तो क्षीण होना, नाश होना का मतलब भी होता है नष्ट होना। सबसे विलोम उल्टा क्या हो जाएगा, निर्माण का मतलब होता है बनाना, विघटन का मतलब होता है नष्ट करना। तो नष्ट करना का बनाना ही होगा ना। यहां लॉजिक लगाकर आपको विलोम लगाना पड़ेगा, रटा रटाया काम नहीं चलेगा कि आपने रटा लगा लटाया है कि निर्माण का क्या होता है, सृष्टि का प्रलय होता है, निर्माण का विध्वंस होता है, तो यहां पर विघटन लिख दिया तो हम कैसे, नहीं चलेगा। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, और यही है। ऐसा अगर आप नहीं करोगे तो फिर इस बार प्रॉब्लम हो जाएगी, ये आपको करना ही पड़ेगा। कोई प्रथा परंपरा कैसे बनती है, कोई प्रथा परंपरा कैसे बनती है, ये पैराग्राफ बोल रहा है आपका। अल्प समय तक बनी रहकर, दीर्घ काल तक बनी रहकर, बहुसंख्यक द्वारा मान्य रहकर, वैध होने पर, बताओ क्या हो जाएगा। कोई प्रथा परंपरा कैसे बनती है, आपके बाबा जी, एक उनकी हैबिट थी, परंपरा नहीं थी कोई, उनकी हैबिट थी कि वो जब भी घर से निकलते थे तो वो दरवाजा नहीं होता, कुछ लोगों ने आप देखा, घर का जो बाहरी दरवाजा है उसको ऐसे नमस्कार कर लेते थे। बाबा जी की ऐसी हैबिट थी, उनकी ऐसी हैबिट पड़ गई थी, रेगुलर करते थे। आपके पिताजी जब पैदा हुए, उन्होंने बचपन से देखना शुरू किया, वो डेली वही करते थे, तो उनकी उनकी भी हैबिट पड़ गई। धीरे 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 वो भी करने लगे। बाबा जी के चले जाने के बाद पिताजी ने वो उनकी भी आदत पड़ गई, तो अब वो जारी रही। फिर आप जब पैदा हुए तो आपको भी वो डेली वो करते थे, तो आपकी धीरे बचपन से आदत पड़ गई। घर में जब सोल होते ना, छोटे छोटे बच्चों को करवाते को, ये नमस्ते करो, पैर छुओ, तो धीरे धीरे आप भी आदत सीख गए। वो कोई परंपरा नहीं थी, वो बाबा जी की आपकी एक हैबिट थी जो ऐसा ही बन गई थी जनरली। लेकिन अब वो 3 पीढ़ियों से चली आ रही, तो क्या बन जाएगी, अब वो परंपरा बन गई, हर व्यक्ति करेगा। अगली आने वाली पीढ़ी उसके लिए वो बाध्यता बन जाएगी, आपको ये करना ही करना है, क्योंकि परंपरा है हमारे घर की, ये नहीं करोगे तो देवता बुरा मान जाएंगे। ठीक है ना, ये क्या बन गई, अब ये परंपरा बन गई। तो लंबे समय तक, दीर्घ काल तक बनी रहकर क्या बन जाती है, कोई नियम जो है, कोई काम जो है, वो परंपरा बन जाता है। बात समझ रहे हैं, ये पैराग्राफ आपका कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर सभी के लिए। किसी को सी डी ई में कोई दिलचस्पी तो नहीं है, होनी नहीं चाहिए। हर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही आना चाहिए, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न बताओ क्या हो जाएगा। बस्तर के विशेष आकार भावों, यानी कि मेटे, विशेष आकार भाव होता है, विशेष नहीं होता। विशेष आकार भावों मोटिफ में निम्नलिखित चित्र नहीं है, सूर्य चंद्र, पशु पक्षी, शिव पार्वती, शिख नहीं यार, क्या क्या टाइप करते हैं, शिव पार्वती, अनुशानिक चिन्ह, बताओ कौन से चित्र इसमें नहीं है। जो मोटिफ है, जो पहले लकड़ी का था, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ, पैराग्राफ कह रहा है कि जो पहले लकड़ी का था और अब किसका हो गया, अब प्रस्तर पत्थर का हो गया है, उसमें किसके किसके चित्र नहीं बने हैं। चित्र निम्नलिखित में से नहीं है, कौन से चित्र इनमें से नहीं है पूछ रहा है। देखो जरा, सूर्य चंद्र, पशु पक्षी, शिव पार्वती, अनुशानिक चित्र, क्या हो जाएगा, चित्र नहीं चित्र, टाइपिंग मिस्टेक। गुड, चलो यहां पे अब आपका कंफ्यूजन बढ़ गया है, ए बी सी डी सब तुक्का लगा रही है। अच्छा देखो, यहां पे इस प्रश्न पे थोड़ा सा मैं समझता हूं, क्योंकि हमें क्या समझना है वो बताता हूं, वहां ले चलता हूं आपको। अक्सर हम उत्तर के पीछे परेशान रहते हैं। अभी आप उत्तर ये सोचो कि आपने किस प्रकार उत्तर दिया, जो भी आप दे रहे हो, चाहे ए दे रहे हो, बी दे रहे हो, सी दे रहे हो, डी दे रहे हो, क्या आप पैराग्राफ के सही जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके आधार पे उत्तर दे रहे हो, या आपका अपना दिमाग चला रहे हो, ईमानदारी से बताना। आप अपना दिमाग चला रहे हो, लॉजिक लगा रहे हो कि यार ये तो होना ही चाहिए। आप 80% आप अपना लॉजिक लगा रहे हो, आपके माइंड में पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन रही ही नहीं है, खत्म हो गई है। पैराग्राफ में जो इंफॉर्मेशन दी गई थी वो आपके दिमाग से उड़ गई है। किसी को याद है, बताओ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके उत्तर ऐसे ही आ रहे हैं, और यही गलती है बेटा हमारी, यही गलती है। जो लोग पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन से दे रहे हैं उनको पता है कहीं भी सूर्य, कहीं भी यहां सूर्य चंद्र का लिखा है, शिव पार्वती का लिखा है, पशु पक्षी का लिखा है, कहीं भी शिव पार्वती का नाम नहीं आया है। पूरे पैराग्राफ में शिव पार्वती का नाम कहीं नहीं आया है, कहीं आया है बताओ। ये मत करना, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर देना, पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आंसर देना।
अपना दिमाग ना चलाना, तुक्का तो बिल्कुल ना मारना, ठीक है ना। हाँ, ज्यादातर दिमाग चला, मुझे पता है वो दिमाग, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो है नहीं, तो अब क्या है कि 50% वो बची है, 50% दिमाग लगा रहे कि यार ये हमको लग रहा है यही होना चाहिए शायद, ये तो सूर्य चंद्र तो कहीं पढ़ा था मैंने, पशु पक्षी तो मतलब होते ही है ना यार, मतलब तो शिव पार्वती, या फिर इसको लगा लेते हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है, या फिर ऐसा मत करो, इन्फॉर्मेशन को पक्का पढ़ो, ठीक है ना। पक्का पढ़ोगे तो काम होगा, शिव पार्वती का जिक्र कहीं नहीं किया गया है, ये ज्यादातर हम गलतियां करते हैं। इन आकार भावों, मोटिव का रंग क्या है, ये आकार भाव जो है, जो मोटिफ है जिस पर ये चित्र गुदे हुए हैं सूर्य चंद्रमा के ना, उनका रंग क्या है, पैराग्राफ में इसका जिक्र किया गया है, बहुत बढ़िया सा जिक्र किया गया है, बताओ। पैराग्राफ को करने का यही तरीका है। गुड, बहुत बढ़िया। बेटा पैराग्राफ एक ही बार पढ़ सकते हैं प्रशांत, दोबारा नहीं पढ़ेंगे, पैराग्राफ एक ही पढ़ेंगे, यही तो हम चाहते हैं कि ये आदत तुम लोग सबकी छूट जाए, सारे लोगों की ये आदत छूट जाए कि पैराग्राफ को बार बार देखना, इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है और हम लापरवाह हो जाते हैं, हमको पता होता है अभी तो देख लेंगे, कुछ प्रॉब्लम होगी तो, और जब हमारे मन में ये बात आ गई कि हम देख लेंगे, तो फिर हम ढंग से नहीं पढ़ते। हमेशा ध्यान लो लाइफ में, अगर कोई चीज आपको सिर्फ एक ही बार कोई कहे कि देखो ऐसा है, आज जो देख लो इसको समझ लो, वरना जितना लेना हो ले लो, वरना हम दोबारा कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा ये, तो आदमी फिर बहुत ध्यान से देखेगा। कभी क्विज हो जाए, बंदूक सामने लगा दिया जाए कि 47, कि अगर भूले तो गोली मार देंगे, और सामने सिर्फ एक बार बोले ये 4 लाइनें हैं पढ़ लो, एक बार दिखाएंगे, दोबारा नहीं दिखाएंगे, अगर भूले तो गोली मार देंगे, आपको चारों याद हो जाएगी, चारों पक्का गारंटेड याद हो जाएगी। लेकिन आपको कह दिया जाए कि देख लो, अगर नहीं दिखा फिर दोबारा देख लेना, आप गारंटी कह रहे हो आप याद नहीं कर सकते। आधे लोग याद भूल जाएंगे, 50% भूलेंगे, 80% भूल जाएंगे, यार फिर से जरा दिखा दो, फिर से दिखा दो, क्योंकि जैसे ही हमें सहारा मिलता है हम लापरवाह हो जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि आपके दिमाग से ये बात हटे, दोबारा नहीं देखना है, पैराग्राफ देखना ही नहीं, दोबारा एक बार देखो, और एक ही बार जब देखोगे तो आपके दिमाग में वो चीज बनी रहेगी और याद भी रहेगी, ठीक है। इसको हैबिट में डालो। इन आकार भावों में क्या था, लाल हरा पीला, लाल पीला हरा चटक रंग था क्या कुछ, लाल हरा पीला चटक रंग था क्या कुछ, ए उत्तर, बहुत बढ़िया, गुड। तो लाल पीला और हरा जैसे चटक रंग थे। चलिए अगला प्रश्न बताओ। नेक्स्ट, आकार भावों मोटिफ में प्रचलित मोटिफ है सामाजिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक, अनुष्ठानिक या प्राकृतिक, किस तरह के आकृति चित्र थे, वो जो मोटिफ यानी जो लकड़ी के जो थे, बाद में पत्थर के हो गए, जिसपे कुछ कृति चित्र बने हुए थे, वो किस तरह से, किससे संबंधित थे, प्रचलित कौन से थे, सामाजिक वाले, राजनीतिक वाले, या मनोवैज्ञानिक थे, या धार्मिक अनुष्ठानिक थे, या प्राकृतिक थे, कौन से थे। अब यहां पे आप लगा सकते हो दिमाग अपना, ठीक है, लेकिन फिर भी लगाना मत, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर से वीडियो यहीं रहेगा, दोबारा देखना, इसको छोड़ मत देना, वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा यूट्यूब पे, दोबारा देखना, पूरा नहीं तो एटलीस्ट कम से कम पैराग्राफ ही देखना, लेकिन देखना जरूर, क्योंकि ये आपको काम आएगा। एक बार सेशन को बेटा नए साथी जो है वो शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे साथी, तो क्या हो जाएगा, धार्मिक और अनुष्ठानिक प्रतिचित्र थे वहां पे, वहां जो मोटिव था उस पे क्या थे, वो जो प्रतिचित्र थे क्या थे, धार्मिक और अनुष्ठानिक प्रतिचित्र, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अगला प्रश्न बताओ, लिखा है निम्नलिखित में से गद्यांश के आधार पर कौन सा वाक्य सही नहीं है, बस्तर में बहुत कुछ बदल रहा था, बदल रहा, टाइपिंग गलत कर दिया, बस्तर में बहुत कुछ बदल रहा है, पुराना होने पर किसी प्रथा को हम त्योहार कहने लगते हैं, इन्हें हमारे आने की प्रतीक्षा होती है, सुघड़ आकृतियों, काष्ठ स्तंभों, काष्ठ स्तंभों, काष्ठ स्तंभों पर उकेरी जाती, क्या हो जाएगा, सुघड़ आकृतियों को काष्ठ स्तंभों पर उकेरी जाती हैं, बताओ। इसमें से पूछा है कि कौन सा वाक्य सही नहीं है, कौन सा वाक्य सही नहीं है अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ, चलो बताओ। कोई बात नहीं सत्येंद्र, अगला प्रश्न आपके लिए आने वाला है पैराग्राफ के बाहर। बस्तर में बहुत कुछ बदल रहा है, ये तो पहली ही लाइन थी, तो ये तो बिल्कुल सही है पलामू, ये तो सही है, क्योंकि पहली ही लाइन थी कि बहुत कुछ बदल रहा है। पुराना होने पर किसी प्रथा को हम त्योहार कहने लगते हैं, ऐसा क्या था कुछ का, त्योहार कहने लगते हैं या परंपरा कहने लगते हैं, बेटा ध्यान से देखो, पुराना होने पर किसी प्रथा को हम परंपरा कहने लगते हैं, त्योहार नहीं कहते हैं, ये बात गलत है, और ये गलत है क्योंकि पैराग्राफ कहता है कि, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
एक कविता। चलिए पद्यांश कर लिया जाए। तैयार हैं आप सब? अब की बात कहिएगा सर हम पढ़ नहीं पाए हैं। अब की बार आपके सामने है, और एक बार फिर से शेयर कर दीजिए ताकि जो साथी और आ जाएं, ताकि बाद में ये ना हो कि सर हम तो पढ़ नहीं पाए हैं, हम पढ़ नहीं पाए हैं। चलिए, मैं बचा लेना चाहती हूं, एक कविता है। कविता में पढ़ के सुनाता हूं कि मैं बचा लेना चाहती हूं जमीन का एक टुकड़ा। मैं बचा लेना चाहती हूं जमीन का एक टुकड़ा, खालिस मिट्टी नीचे दबे धरोहरों के साथ। खालिस मिट्टी और नीचे दबे धरोहरों के साथ, उसमें शायद बची रह जाएगी बारिश की बूंदों की नमी, धूप की गर्माहट, कुछ चांदनी, उसमें शायद बची रह जाएगी चींटियों की बांबी, चिड़िया की चोंच से गिरा हुआ कोई दाना, बांस का एक झुरमुट जिसमें जिससे बांसुरी की आवाज गूंजती होगी, जिससे बांसुरी की आवाज गूंजती होगी। क्या लिखा है, फिर से मैं पढ़ता हूं। कह रही है कविता कविता लेखिका जो है वो कह रही है कि मैं बचा लेना चाहती हूं जमीन का एक टुकड़ा, खालिस मिट्टी और नीचे दबे धरोहरों के साथ, उसमें शायद बची रह जाएगी बारिश की बूंदों की नमी, धूप की गर्माहट, कुछ चांदनी, उसमें शायद बची रह जाएगी उसमें उसमें शायद बची रह जाएगी चींटियों की बांबी, चिड़िया की चोंच से गिरा हुआ कोई दाना, बांस का एक झुरमुट जिससे बांसुरी की आवाज गूंजती होगी। ये पैराग्राफ है आपका, और इस पैराग्राफ में प्रिया मिश्रा कह रही हैं कि सर ये टीटेट 2020 में नहीं बेटा, 2023 जनवरी में आया था। ये सेकंड पेपर है आपका, सीटेट का सेकंड पेपर का ये पैराग्राफ है, मुझे याद है। ये मैंने करवाया नहीं था अभी, 2023 जनवरी में था, जनवरी का पेपर है ये। उस पेपर में ही आया था ये पैराग्राफ, मुझे याद है। चले, पढ़ लिया सबने, समझ लिया सबने? चलो अब देखो जरा, देखना क्या है पहले बता दे रहा हूं ताकि आपका ध्यान रहे। पैराग्राफ आपने देख लिया है, अब देखना क्या है कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में जो पैराग्राफ आएगा वो ये वाला शायद ना हो, लेकिन अगर आपने ये समझ लिया किस तरह के पैराग्राफ बनते हैं प्रश्न, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा, और यही समझना है हमें। हम उत्तर देने के लिए परेशान रहते हैं, हमें उत्तर देने के लिए परेशान से ज्यादा ये भी जानना पड़ेगा कि प्रश्न किस तरह से बन रहे हैं, ये जरूरी है जानना। खालिश शब्द का पर्याय क्या होगा, देखो क्या पूछा, खालिश शब्द का पर्याय। अब आपको बताना है खालिश शब्द का पर्याय क्या होगा, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि कहां से पूछा, पर्यायवाची पूछा है प्रश्न से। प्रश्न पैराग्राफ से उठा लिया है एक प्रश्न, एक शब्द, और उसका पर्यायवाची पूछ लिया है। खालिश शब्द का पर्याय क्या हो जाएगा? सच्चा, विशुद्ध, मिश्रित और दूषित। बताओ। फटाफट जल्दी से बताएंगे बेटा, सभी साथी जल्दी से बताएंगे, एकदम कंसंट्रेट करेंगे, एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। रामबाण है आपके लिए। ए, सब लोग कह रहे हैं कि ए हो जाएगा सच्चा। खालिश मतलब सच्चा होता है। अच्छा, एक ग्रामीण परिवेश में एक शब्द चलता है यार भाई साहब, ये एकदम खालिश दूध है, प्योर। खालिश का मतलब होता है प्योर भाई साहब, खालिश है एकदम। खालिश जानते हो, कभी कभी कहीं कहीं खालिश की जगह निखालिश कहते हैं, अरे भाई साहब निखालिश है एकदम। खालिश का मतलब होता है प्योर, प्योर मतलब होता है विशुद्ध, सच्चा नहीं होता बेटा। खालिश का मतलब होता है दूध, जैसे बिना पानी का दूध। कभी बोलते भाई साहब एकदम खालिश दूध है, थोड़ा सा पानी मिला लीजिएगा नहीं तो नुकसान कर जाएगा। अरे भाई साहब एकदम खालिश है ये, कुछ मिलावट नहीं है, यानी खालिश का मतलब होता है प्योर, सच्चा नहीं, प्योर। प्योर यानी विशुद्ध, कुछ भी मिलावट जिसमें नहीं होती है, जिसमें कुछ मिलावट नहीं होते उसे विशुद्ध कहते हैं, प्योर कहते हैं, खालिश कहते हैं, निखालिश कहते हैं। आपने किसी ने सुना है ये शब्द कभी? आप में से किसी ने कभी सुना है ये शब्द? बीपीएससी वालों पढ़ लो। ठीक है, तो ध्यान रखना, खालिश शब्द का पर्याय क्या है? विशुद्ध है, ध्यान रखना इस बात को। मिश्रित का मतलब होता है मिक्सचर, दूषित का मतलब जिसमें मिलावट हो गई है, प्रदूषित हो गया हो, और सच्चा का मतलब सच्चा तो होता ही है वो तो। चांदनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, लो भाई, चांदनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी से बताओ। ठीक है, जल्दी से बताओ। हाँ वही निखालिस ही बेटा खालिश होता है। चलिए कोई बात नहीं बेटा, आगे देखो।
चांदनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चांद में ई प्रत्यय, चांदनी नी प्रत्यय लगाओगे ना, चांद में क्या लगाओगे? चांद में नी प्रत्यय लगाओगे तो बन जाएगा चांदनी। डी कौन बता रहा है भाई? डी कैसे हो सकता है? ई कैसे लगाओगे? चंदन होता है क्या? चंदन में ई प्रत्यय नहीं लगाएंगे बेटा, मूल शब्द तो चांद होता है ना, ये चांद होता है, और चांद में नी लगाओगे तभी तो बनेगा चांदनी। तो मेरी चांदनी, ऐसे तो होता है ना। जो चांद में नी लगा दोगे, बी मत लगाओ, ई मत लगाओ। कुछ लोग बी बता रहे हैं, बेटा ध्यान से देखो, अगर हम बी लगाएंगे, मान लो तुम्हारा मान लिया हमने, अगर हम ई लगाएंगे तो फिर हम मूल शब्द क्या रखेंगे? चंदन। नहीं, चंदन शब्द से नहीं बनता बेटा, ये चांद से बनता है, चांदनी ना। ठीक है, बात समझ आई? चलो अगला प्रश्न बताओ फटाफट सी बात पे। कवियत्री क्या नहीं बचा लेना चाहती है? क्या नहीं बचा लेना चाहती है? अगर आपने ध्यान से सुनो, पैराग्राफ को पढ़ा, तो वहां पर उसने कुछ बचाने की बात की है, उसने कुछ बचाने की बात की है। वो कह रही थी मैं बचा लेना चाहती हूं का जमीन का एक टुकड़ा, जमीन का एक टुकड़ा, धूप की गर्माहट, ये कहीं दिया था क्या? धूप की गर्माहट, कुछ चांदनी, विस्फोटक ध्वनियां, विस्फोटक ध्वनियां बचाना चाहती थी। ठीक है, ये भी है क्या? जल्दी से बताओ। धूप की गर्माहट बचाना चाहती थी, जमीन का टुकड़ा बचाना चाहती थी, कुछ चांदनी बचा लेना चाहती थी, लेकिन विस्फोटक ध्वनियां नहीं बचाना चाहती थी। कहीं भी विस्फोटक ध्वनियों का जिक्र नहीं है, कहीं भी विस्फोटक ध्वनियों का जिक्र नहीं है मेरे चीतों। इसी बात पे एकदम गजब का एकदम लाइक वाइक कर दो जरा, मतलब अच्छा अगर लग रहा हो तो लाइक कर दिया जाए ना, लाइक वाले बटन को भी दबा दिया जाए। हाँ जी बिल्कुल सुनील कुमार जी, एकदम। हिंदी नहीं आती क्या बेटा? वहां हिंदी तो आती है ना, पैराग्राफ भी आता है, हिंदी भी आती है। चलो अगला, मैं बचा लेना चाहती हूं जमीन का एक टुकड़ा, पत्ती से अभिव्यक्त है, पंक्ति होना चाहिए यार, आज तो मतलब हद कर दिया इन्होंने। पंक्ति से अभिव्यक्त है, बताओ क्या हो जाएगा? मैं बचा लेना चाहती हूं जमीन का एक टुकड़ा, चाहती हूं, मैं बचा लेना चाहती हूं जमीन का एक टुकड़ा, पंक्ति से अभिव्यक्त है, उपभोक्तावादी संस्कृति पर एक कटाक्ष है ये, मनुष्य और प्रकृति के आदम रिश्ते की छटपटाहट है, प्रकृति के क्षरण पर रोष है, या प्राकृतिक संपदा की रक्षा है? क्या करना चाहती बताओ? ठीक है, जल्दी बताओ। कह रहा है कि मैं बचा लेना चाहती हूं जमीन का एक टुकड़ा, पंक्ति से अभिव्यक्त है, क्या कहना चाहती है लेखिका? कुछ लोग कह रहे हैं कि डी हो जाएगा, कुछ बी के साथ जाना चाहते हैं। डी और बी में चल रही है तकरार, डी जो है यहाँ पे काफी सारी संख्या में है तो जीतने वाला है, लेकिन चलो हम पोस्टमार्टम कर लेते हैं जरा ध्यान से। देखो ध्यान से, उपभोक्तावादी संस्कृति पर एक कटाक्ष तो नहीं है ये, मनुष्य और प्रकृति के आदम रिश्ते की छटपटाहट, प्रकृति के क्षरण पर रोष नहीं है, प्राकृतिक संपदा की रक्षा नहीं भाई, प्राकृतिक संपदा की रक्षा कहां उसमें दिखाई दे रही है आपको ना? वो प्राकृतिक संपदा मतलब वो कह रही कि वो मैं बचाना चाहती हूं पक्षी के गिरे, पक्षी की चोंच से गिरे हुए दाने को, ये कौन सी प्राकृतिक संपदा की बचाव कर रहे हो आप लोग डी वालों? जरा मुझे बताना। अगर उसका कहना ये होता, अगर वो कहता कि मैं बचा लेना चाहती हूं जमीन का एक टुकड़ा ना, पक्षी के चोंच से गिरा हुआ एक दाना, तो क्या वो प्राकृतिक संपदा को बचाना चाहती है? और जमीन का एक टुकड़ा बचा के वो क्या करेगी, कहां बचा के ले जाएगी? नहीं, वो एक्चुअल में मनुष्य और प्रकृति के आदम रिश्ते की छटपटाहट है, मनुष्य और प्रकृति का जो नेचर का और मानव का जो रिश्ता है। स्वागत है बेटा, आ जाओ विवेक। जो नेचर का और ह्यूमन का जो एक रिलेशनशिप है, वो उसके बारे में बात कर रही है, वो उसके बारे में बात कर रही कि मैं बचाना चाहती हूं उसे। ठीक है, वो प्रकृति के संपदा की रक्षा नहीं करना चाहती। बात समझ आ रही है सबको? दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, ये कविता है, पंक्तियां, कविता थोड़ी सी टिपिकल होती है और इसी में गलतियां होती हैं। तो फिर प्रस्तुत कविता के संदर्भ में किस धरोहर का उल्लेख नहीं है? प्रस्तुत कविता के 14वां क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन के बाद मैं चेक करूंगा कितने लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए। आप लोग मुझे बताइए, खुद अपने आप मूल्यांकन कीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न, ऐसा ही प्रश्न अगर अगली इस बार सीटेट में आया तो आपका लेवल क्या होगा ये चेक करो आज से ही। ठीक है, प्रस्तुत कविता के संदर्भ में किस धरोहर का उल्लेख नहीं है? कुछ चांदनी, धूप की गर्माहट, बारिश की बूंदों की कमी, चिड़ियों की चहचहाहट। प्रस्तुत कविता के संदर्भ में धरोहर का उल्लेख नहीं है। कुछ चांदनी, चांदनी का उल्लेख तो है ना, चांदनी का उल्लेख तो है। धूप की गर्माहट, इसका भी उल्लेख है।
बारिश की बूंदों की कमी, इसका भी है। चिड़ियों की चहचहाहट नहीं है शायद, मुझे लगता है। आप लोग बताइए मुझे। कुछ लोग कह रहे हैं सी हो जाएगा, बारिश की बूंदों की कमी। बारिश की बूंदों की बात तो की है शायद ना, चिड़ियों की चहचहाहट के बारे में नहीं कहा है। क्योंकि कविता क्या है कि मैं बचा लेना चाहती हूँ जमीन का एक टुकड़ा, खालिस मिट्टी और नीचे दबे धरोहरों के साथ, उसमें बच जाएगी शायद बारिश की बूंदे। बारिश की बूंदे लिखा है ना उसने, उसमें बच जाएगी शायद बारिश की बूंदे। धूप की गर्माहट कुछ चांदनी, उसमें शायद बची रह जाएगी चींटियों की बांबी। चिड़ियों की चोंच से गिरा हुआ दाना, बांस का एक झुरमुट जिससे बांसुरी बजती है, बांसुरी की आवाज आती है। ऐसा कुछ था ना। ऑप्शन नंबर डी। कहां से सी मिल जाता है बेटा तुम्हें, कौन से? और एक साथ इतने सारे लोग सी बताने लग जाते हो, मतलब कॉपी पेस्ट कर रहे हो क्या तुम लोग? बताओ ईमानदारी से बताओ, कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रहे हो? एक ने सी बता दिया, सारे सी बता रहे हो, अपना दिमाग लगा ही नहीं रहे हो। सोचो सोचो, देखो कहां गलतियां हो रही हैं। अंतिम प्रश्न, उसके बाद फिर हम लोग 1 मिनट का डिस्कशन करेंगे। कविता में बांस के झुरमुट से बांसुरी के संबंध का आशय है। मेरे चीतों बताओ, मेरे शेर शेरनी, और तुम लोग हो यार, कर सकते हो, तुम लोग सब कर सकते हो। कविता में बांस के झुरमुट से बांसुरी के संबंध का आशय है बांसों में छिपे बांसुरी की आदिम लय की खोज, बांसों ने नष्ट होते होने जाने की चिंता, बांसों के बजाय अन्य धातुओं से बांसुरी बनाने की पीड़ा, बांसों के घने जंगल के बढ़ते जाने का डर। डी तो बिल्कुल ही हटा दो, कोई मतलब ही नहीं दूर दूर तक ना। जिनका डी था बहुत बढ़िया, जिन्होंने देखा ध्यान से बहुत बढ़िया है। कौन है ये भाई? प्रशांत कुमार सर, एक बार देखो जरा, नहीं लिखा है। बिल्कुल वही तो बता रहा हूं बेटा, वही तो बता रहा हूं। प्रस्तुत कविता के संदर्भ में किस धरोहर का उल्लेख नहीं है? तो यहाँ चिड़ियों की चहचहाहट का उल्लेख नहीं है, यही तो बता रहा हूं मैं आपको। क्या परेशानी है प्रशांत जी? आप थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, आंख खोलें, मुंह धुलें, क्योंकि गलतियां ज्यादा लोगों से हो रही हैं और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। बांसों में छुपी बांसुरी के आदिम लय। हाँ जी, बहुत बढ़िया, सब लोग कह रहे हैं कि ए हो जाएगा। अब देखना जरा ध्यान से, हम पेडागोजी पे आए, पेडागोजी पर आए उसके पहले आपको बताएं, हम ग्रामर के क्वेश्चन बहुत अच्छा कर लेते हैं, जो हमने आज के 6 महीने पहले पढ़ा होगा, 2-4 महीने पहले, कुछ साल भर पहले पढ़ा होगा। ध्यान से देखना बेटा, मेरी बात को समझना, आप कर सकते हो यार। हम गलती कहां कर रहे हैं? जिसका उत्तर हमारी आंखों के सामने दिया गया है, जिसको हमने 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट पहले पढ़ा है, उस पर हम गलती कर रहे हैं। और जो 6 महीने पहले पढ़ा था, उसमें हम बिल्कुल गलती नहीं कर रहे हैं ग्रामर में। क्या ये अच्छा है हमारे लिए? क्या यही हम हैं? क्या हमारे मस्तिष्क की क्षमता इतनी ही है कि हम बस 2 मिनट पहले पढ़ के और फिर 2 मिनट में भूल जा रहे हैं? कहां कमी रह जा रही है? कोई लॉजिक नहीं लगाना है, कोई ग्रामर नहीं लगाना। ग्रामर वाला तो आप अच्छा कर ही रहे हो यार, ग्रामर में गलती कर ही नहीं रहे हो आप। गलती कर रहे हो जो पैराग्राफ के क्वेश्चन है। और वहां ऐसा क्यों हो रहा है? दोनों पैराग्राफ में अगर हम मानते दो दो प्रश्न भी गलत हुए बेटा, टोटल 4 प्रश्न 15 में गलत हो जाएंगे। और पेडागोजी में तो हमको पता है कि आप पूरा कर ही नहीं पाओगे। तो पेडागोजी में भी अगर आपने 2-3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो फिर कितने करोगे? 30 में कम से कम 5-7 क्वेश्चन तो गलती कर दोगे, और फिर कहोगे बाद में नंबर कम आ रहे हैं सर। क्यों नहीं आ रही? यही तो प्रॉब्लम है ना। हिंदी जहां आपको नंबर बढ़ाना है, पैराग्राफ जहां आपको नंबर बढ़ाना, बढ़ा लेना चाहिए था, वहां आप माइनस कर ले रहे हो। जो साथी अच्छा कर रहे हैं बहुत बढ़िया बेटा, कंसंट्रेशन पावर अच्छी है, यही चाहिए हमें। और ये हमें नहीं करना है, आज से ही प्रण लेना है। 5 अक्टूबर आज है, वर्ल्ड टीचर्स डे। आज से ही कसम खा लो कि अगले 25 दिनों में, यानी 30 अक्टूबर तक इस बात को हम सुधार लेंगे। और पैराग्राफ को इतना बढ़िया पढ़ेंगे, एक बार पढ़ने के बाद तुम पूछ लो मुझसे जहां से पूछना हो। दिमाग को कंसंट्रेट करो, भटकने मत दो। कई बार होता है कि मैं कुछ और बोल रहा होता हूं, प्रश्न कुछ और आ रहा होता है, हम फिर उसके बाद भटक बह जाते हैं, कमेंट में कुछ और कर रहे होते। कंसंट्रेट करो, कुछ ना पढ़ो, कुछ ना देखो, कमेंट से आपको कोई मतलब नहीं है। जब पैराग्राफ आए तो कमेंट छोड़ दो, बातें बंद कर दो, बिल्कुल मत करो। सिर्फ कंसंट्रेट, दिमाग में भूल जाओगे ना यार जैसे ही भटकोगे तो। यही हम एग्जाम में करते हैं और यही गलती करते हैं, ये हम नहीं करेंगे। आप सोच लो आज से, चलो कसम खा लो आज मेरे साथ ना। किसकी खाओगे? उनकी। चलो देख लो तुम लोग अपने हिसाब से। चलो अगला देखते हैं भाई, कुछ पेडागोजी के क्वेश्चंस कर लेते हैं, आ जाओ देखते हैं आज। नहीं यार, मतलब गलतियां सीटेट में ऐसी गलती हो जाए, बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा? इसे जो समझना हो तुम समझ लो, लेकिन ये गलतियां नहीं होनी चाहिए।
निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के एनसीएफ 2005 के 5 निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? अब ऐसे प्रश्न आएंगे तो भाई जाहिर सी बात, देखो कुछ लोगों को गलत होगा, लेकिन जहां सही होना चाहिए वहां तो हम लोग सही कर लेना यार, ठीक है, वहां तो गलती ना करें कम से कम। बताओ, चलो सोचो ऑप्शन क्या कहता, देखो कह रहा कि ज्ञान को विद्यालय से बाहर के जीवन से जोड़ना, जाहिर सी बात है, तो अच्छी बात है ना, हमको लग रहा है ना। यह सुनिश्चित करना, टाइपिंग बहुत आज गलत हुई है इनसे, यह सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत अधिगम पर आधारित न हो, बिल्कुल सही बात है, ये भी करना है, बिल्कुल सही है। पाठ्यचर्या को इस प्रकार से समृद्ध करना कि वह बच्चों के समग्र विकास में मदद करे और पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना हो। पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना हो, ये तो गड़बड़ लग रहा है यार, ये पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना हो, चलिए मान लो इसको हम सर्कल कर ले रहे हैं। अगला है एक व्यावसायिक अध्यापक की भूमिका निभाना, व्यावसायिक अध्यापक की भूमिका नहीं निभाना है यार। कह रहा है कि यहाँ पे एनसीएफ 2005 का कौन सा नहीं है, तो ये व्यावसायिक अध्यापक की भूमिका। व्यावसायिक अध्यापक मतलब सिर्फ पैसा लो, काम करो, जाओ, आए चाहे ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, ऐसा नहीं करना है, तो बिल्कुल ये तो नहीं होगा, शामिल नहीं है इसमें, तो ये सब होंगे, बल डी वाला शामिल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्था, सारे लोग प्रश्न का उत्तर देंगे बेटा, जितने भी लोग मेरे साथ हैं प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, करबद्ध निवेदन है कि सभी लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ताकि मैं आकलन लगा पाऊं कि कितने लोग गलत कर रहे हैं और कितना सही कर रहे हैं। जैसे इस वाले प्रश्न में आपने बहुत अच्छा किया, सब लोग लगभग आंसर सही दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बस ऐसे ही आंसर आने चाहिए। मैं भी आकलन आपके कमेंट से ही करता हूं, तो आप सभी लोग आंसर दोगे, मूक दर्शक नहीं बनोगे, तो मुझे आसानी होगी समझ पाने में इस चीज को। भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल है? भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल है? ध्वनि विज्ञान, ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास, ध्वनि विज्ञान और अर्थ विज्ञान, अर्थ विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, आकृति विज्ञान, वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान, अर्थ विज्ञान, वाक्य विन्यास, आकृति विज्ञान और अर्थ विज्ञान। वाक्य विन्यास, आकृति विज्ञान और अर्थ विज्ञान, इनमें से क्या हो जाएगा बताओ? गुड, लगभग सब लोग सी के बारे में बात कर रहे हैं कि सी हो जाएगा। चलो और देख लेते हैं, भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल है? ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास, ठीक है, अंतर संबंधित इंटरकनेक्शन, ध्वनि विज्ञान और अर्थ विज्ञान, ध्वनि विज्ञान आकृति विज्ञान से मतलब ही नहीं है, वाक्य विन्यास आकृति विज्ञान नहीं है। देखो ध्यान से, आप लोग बता रहे हो कि सी हो जाएगा, सी कहां से हो जाएगा यार? देखो भाषा की अंतर संबंधित जो व्यवस्था है, अंतर संबंध, पहले तो ध्वनि, सबसे पहले तो ध्वनि विज्ञान इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाषा शुरुआत ही यहीं से होगी, और ध्वनि से जब ध्वनि का विन्यास करेंगे, ध्वनि का जब विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाक्य विन्यास हो सकता है, बनेगा तो वाक्य बन जाएगा, और इस वाक्य का अर्थ निकलेगा तो अर्थ विन्यास भी हो सकता है। तीन चीजें हो सकती हैं, ध्वनि, ध्वनि से फिर वाक्य, और वाक्य से फिर अर्थ निकल जाएगा। अंतर संबंधित व्यवस्था की बात करेंगे, यहां आकृतियों की बात हम नहीं करेंगे, ध्वनि चिन्हों की, आकृतियां मतलब ध्वनि चिन्ह, तो उनकी बात तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम लोग। तो ऑप्शन नंबर ए और बी में से कोई एक। अब इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास, ध्वनि विज्ञान और अर्थ विज्ञान। यहां ऑप्शन ए लगाएंगे बेटा सबसे सही, दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट है ए, ठीक है, ध्वनि विज्ञान और अर्थ, क्योंकि अंतर संबंधित व्यवस्था में वाक्य विन्यास और ध्वनि विज्ञान आएगा, अर्थ बाद में आएगा, वाक्य बनने के बाद जब उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे तो आएगा, वो बाह्य है, अंतर संबंधित नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा? ए उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है, सबको समझ आ रहा है? नेक्स्ट, किसके द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन में बिना विशिष्ट सद्भावों के लक्षण भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं? अभिव्यक्ति, सिमुलेशन, रोल प्ले और प्रतियोगिता। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, ये तो आराम से कर लोगे यार तुम लोग,
बताओ। द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं। पहले प्रश्न को आप लोग समझो, किसके द्वारा शिक्षार्थियों ने स्टूडेंट्स को व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना, व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना, ध्यान समझना, विशिष्ट संदर्भों में, विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं। आपने ध्यान से शायद प्रश्न को नहीं पढ़ा, आपने ध्यान से प्रश्न को शायद नहीं पढ़ा। मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, वो कह रहा है कि भूमिकाओं के आवंटन के बिना, रोल प्ले में तो भूमिका का आवंटन होता है ना, रोल प्ले में तो आप भूमिका का आवंटन करते हो कि भैया तुम चोर, तुम सिपाही, तुम पुलिस, तुम राजा, करते हो ना रोल प्ले। यार यही है, आप जब समझोगे नहीं प्रश्न को तो फिर उत्तर तो नहीं दे पाओगे ना। प्रिया मिश्रा बेटा इसको समझ लो, फिर वापस चलते हैं, चिंता मत करो, एक सब सारा समझा देंगे। रोल प्ले में आप भूमिका का आवंटन तो करते हो ना, वो कह रहा है कि आवंटन किए बिना लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर देना। लक्ष्य भाषा यानी हमारी जो भाषा है उसका प्रयोग करना, भाषा प्रयोग, सिमुलेशन नहीं होगा और प्रतियोगिता नहीं होगी। रोल प्ले में करते हैं या अभिव्यक्ति में करते हैं, दो ही तरीके होते हैं। आप अपने मन की बात हमसे कहोगे तब अपनी अभिव्यक्ति करोगे, तब अपने मन की बात करोगे, तब भाषा का प्रयोग करोगे, या फिर रोल प्ले करोगे तब भाषा का प्रयोग करोगे। लेकिन रोल प्ले में भूमिका का आवंटन करना पड़ेगा, और कह रहा भूमिका का आवंटन किए बिना। ऑप्शन नंबर 1, कितना आसान प्रश्न था। अभी आए ना लाइन पे, सभी को ये बात समझ आई कि नहीं समझ आई, और कितना आसान था आप खुद महसूस करो कि आप थोड़ा सा प्रश्न को समझ जाते तो कितना आसान था। लेकिन गलत कर दिया ना हम लोगों ने। हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल सही। चलिए बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो। नेक्स्ट क्या लिखा है यहां पे? भाषा सीखने की क्षमता, क्या लिखा है? भाषा, बच्चे, यहां देखो बच्चे लिख दिया इन्होंने। कोई टाइपिंग करने वाला अगर आप जानते हो किसी को तो हमको बताइएगा, कांटेक्ट करवाइएगा जरा। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? बहुत बार मैंने ये बताया है, एक बार नहीं कई बार पढ़ाया। इसी बात पे सेशन को शेयर कर दो यार जरा एक बार। तुम लोग इतने बढ़िया बढ़िया प्रश्न आपको सिखा रहा हूं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, पूरी ताकत लगा के। बताओ। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। हाँ जी, नॉम चॉम्स्की, ये देखो ये बढ़िया वाला आंसर दिया तुम लोगों ने। नॉम चॉम्स्की, एलएस वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? सोशल इंटरेक्शन। कैसे सीखता है बच्चा? सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है। क्या कहता है? सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता। अगर पूछेगा कि सामाजिक अंतःकरण का नियम किसने दिया, अंतःक्रिया का, तो लेव वाइगोत्स्की ने दिया। और बच्चे पैदा होते के पहले ही अपनी जो क्षमता है वो लेके आते हैं, नॉम चॉम्स्की। एलएडी का नाम सुना है? एलएडी आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, सब जानते हैं ना आप लोग। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी कि एलएडी, लैड, लैड से लैस होते हैं बच्चे, तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है उनके पास, जिससे मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, लिखा है मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी,
शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, नियमों का अति सामान्यीकरण, भाषा प्रयोग में असावधानी, भाषा की समझ न होना। बताओ। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ जी पूजा, गुड, सुपर, आशीर्वाद, बढ़िया आ रहा, समझ आ रहा है सब। प्रश्न आ रहा है अखिलेश, शिवाकांत। देखो देखा, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, सेंटेंस तो सही नहीं है, गलत है ना। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना, क्या उसे व्याकरणिक नियमों की जानकारी नहीं है इसलिए ऐसा कर रही है? या फिर नियमों का अति सामान्यीकरण, नियमों का बहुत ही सामान्य प्रयोग कर लिया उसने, भाषा प्रयोग में असावधानी, भाषा के प्रयोग में असावधानी बरती उसने, या भाषा की समझ न होना, या तो उसे भाषा की समझ ही नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। बताओ। बहुत ध्यान से है, बहुत आसान, बस कंफ्यूजन है आपका। देखो इसमें भी कुछ लोग बी, कुछ लोग सी, कुछ लोग डी कह रहे हैं। भाई इसमें लिखा जो है वो गलत है। गलत है मतलब मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, ग्रामेटिकल मिस्टेक है। यानी ग्रामेटिकल मिस्टेक का मतलब ये है कि उसे ग्रामर की जानकारी नहीं होगी, कहीं और कुछ दिया नहीं यहाँ पे, तो व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना, सिंपल सी बात है। व्याकरणिक नियमों की जानकारी होती तो वो ऐसे लिखती ही नहीं बेचारी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आशीर्वाद, अच्छा वहां का है, चलिए बहुत अच्छी बात है फिर तो। अगला प्रश्न, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से, ध्यान से समझना, एक बहुत बारीक से पढ़ना। कह रहा है कि लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, बच्चे ज्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। अब ध्यान से देखो यहां पे, चलो ध्यान से देखो, समझो, सीखो। हिंदी के प्रश्न और अभी आ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, बस इंतजार करो। कह रहा है लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या हो जाता है? लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या हो जाएगा? केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है? नहीं। बच्चे ज्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं? जी नहीं। बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है? बिल्कुल सही है। भाई दूसरों की कॉपियां जचवाओगे तो क्या होगा? उसको दूसरों की लिखने पढ़ने पढ़ा हुआ लिखने की क्षमता जागृत होगी कि नहीं होगी? बहुत बढ़िया, अरे वाह। निखत एक ऐसे हो गए गुड़िया, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा ना यहाँ पे। अगला प्रश्न बताओ, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए। लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। लोकगीत गाए जा सकते हैं, केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है या इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। क्या कहना चाहते हो? पहली चीज तो पहले हटा दो, एलिमिनेट कर दो। यहां लिखा है केवल, हटा दो पहले, केवल वोवल यहां नहीं चलता। ठीक है, तो पहले तो वहां पे हटा दिया जाए। फिर कहता है कि लोकगीतों की भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए। क्यों दिया जाना चाहिए? क्योंकि लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। या फिर लोकगीत गाए जा सकते हैं इसलिए? नहीं। कोई चीज गाए जा सकते हैं तो कल कहोगे हमको कि फिल्मी गाने ले आओ अपने सिलेबस में, क्योंकि गाए जा सकते हैं। फिर कल कोई कहेगा भाई देखो एक काम करो, ठुमरी बिरहा और ये सब भी ले आओ क्योंकि गाए जा सकते हैं। नहीं, गाए जा सकना एक उद्देश्य नहीं हो सकता, एक मानक नहीं हो सकता। अब बचा ए और डी। इससे बच्चे सांस्कृतिकगत विशेषताओं से परिचित होंगे और लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी या ए? क्या उत्तर हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल सही है, डी उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होंगे। लोकगीत रहेंगे क्योंकि लोकगीत हमारे लोक के गीत हैं,
तो संस्कृति हमारी क्या है, हमारी परंपरा क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, उससे भी बच्चा परिचित होगा लोकगीतों से। अरे वाह, क्या बढ़िया आंसर दे रहे हो यार, कभी कभी तो दिल खुश कर देते हो तुम लोग, मजा आ जाता है। बस शेयर वेयर नहीं करते हो, यही समस्या है तुम लोगों की ना। बाकी तो बढ़िया आंसर देते हो, बस कभी कभी बिना बिना सोचे समझे आंसर देते हो। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होगा? इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। क्या ऐसा हो जाएगा क्या? अगला देखो, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा। माँ बात तो सही कह रहे हो यार। अगर बच्चा, हम लोग क्या जानते हो क्या होता था, हम लोग जब बचपन पढ़ते थे तो हमारे टीचर कहते थे कि जब आप टॉपिक को पढ़ के चैप्टर के प्रश्न बना लो तो समझ जाना कि तुम उस चैप्टर में एकदम बढ़िया परफेक्ट हो गए हो। उस चैप्टर के प्रश्न बनाने लग जाओ तो समझ जाओगे परफेक्ट हो गए हो। तो लग तो रहा है सही। कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, नहीं प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है, जी नहीं, काहे आदत डलवाना प्रश्न बनाने का। ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात, इस बार भी कमाल कर दिया तुम लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी भाषा कक्षा में, हम कहते हैं ना तुम लोग कर तो सकते हो यार, तुम में क्षमता है कि तुम लोग कमाल कर सकते हो, बस कभी कभी लापरवाह हो जाते हो। बस ये छोड़ दो ना तो फिर तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि तुमको रोक ले, तुम्हारा पेपर ना निकले, ऐसा पॉसिबल है क्या? है ही नहीं है पॉसिबल। अगला, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? किसी भाषा कक्षा में कहानी कथा की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? देखो जरा, सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, ऐसा थोड़ी, कहानी का मतलब ये थोड़ी ना होता कि सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, नहीं, कहानी कथन उचित नहीं है, ये कहां से गड़बड़ हो गया। बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, ये भी हो सकता है, या फिर सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का, हाँ जी, कहानियां कल्पना शक्ति का विकास करती हैं, ये बहुत सही टॉपिक है, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। पेडागोजी कहती है कि कहानी बच्चों की क्लास में क्यों होनी चाहिए, क्योंकि कहानी कल्पनाशीलता का विकास करती है। कहानी जो है, बच्चा कहानी सुन के कल्पनाशील हो जाता है और ज्यादा कल्पनाशील हो जाता है। शब्द भंडार में विकास होता है। क्या हो जाएगा? पक्का? लेकिन यहां पूछा है उचित नहीं है, एक चीज और ध्यान से देखो। हाँ, यहां पूछा है उचित नहीं है, तो हमको ऐसा चुनना पड़ेगा जो गलत है। बच्चे, सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, सभी बच्चों की क्षमता का ध्यान रखते हुए यह उचित नहीं है, फिर तो बी वाले पे जाना पड़ेगा यार। बच्चों को शब्द भंडार के विकास, फिर तो बी वाले पे नहीं है, तो फिर बी वाले पे जाना पड़ेगा, क्योंकि उचित नहीं है ना, ये कह रहा है कि सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, ये वाला ऑप्शन गलत है। हाँ जी, बी वाला ऑप्शन सही है, यू आर राइट, माय बैड, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ये वाला नहीं, बी वाला ऑप्शन होगा फिर तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बताएंगे, चलो भाई। एल एस वाइगोत्स्की, यानी लेव वाइगोत्स्की जिसे आप जानते हैं, वो एल एस वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, चिंतन भाषा को निर्धारित करती है, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, और भाषा एक अर्जित योग्यता है। देखो ध्यान से, हाँ देख लिया बेटा, प्रशांत देख लिया मैंने, हमने दोबारा कर दिया, चलो बदल दिया मैंने। चलो जितने लोग ऐसे बोलते हैं उतने लोग आंसर देना शुरू करें तो मजा ही आ जाए। कह रहा है कि एल वाइगोत्स्की कहते हैं, उनके अनुसार कि भाषा चिंतन को निर्धारित करती है ना, चिंतन भाषा को निर्धारित करता है, या फिर भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, या फिर भाषा एक अर्जित योग्यता है। देखो यहां एक बात तो 100% तय है, क्या? कि भाषा एक अर्जित योग्यता है। भाषा क्या है? अर्जित है ना, भाषा अर्जन से ही तो सीखी जाती है। अधिगम और अर्जन दो चीजें होती हैं, देखो बेटा, यहाँ पे एक चीज होती है अर्जन और एक चीज होती है अधिगम। अधिगम जो है,
वो हम प्रयास से करते हैं। अधिगम में क्या होता है? प्रयास। अधिगम सायास होता है। जब आप स्कूल जाकर, विद्यालय जाकर जब आप कोशिश करके कोई चीज सीखते हो तो वो अधिगम कहलाती है। लेकिन जो आपको बिना प्रयास के मिलती है, जैसे बच्चा पैदा होता है तो बोलना सीख जाता है अपने परिवार में रह के ना, चीजें मांगना, अपनी अभिव्यक्ति सीख जाता है, थोड़े बहुत बातें करना सीख जाता है, उसके लिए उसे किसी स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। तो उसने भाषा तो अर्जित की है ना यार, भाषा तो अर्जित की है। भाषा के लिए कैम्ब्रिज थोड़ी ना गया था। शुरुआत में वो बोलने के लिए कहीं स्कूल विद्यालय थोड़ी ना गया था सीखने, गया था? बताओ आप लोग कहीं शुरुआत में पैदा होने के बाद कक्षा 5 साल तक कभी स्कूल गए? लेकिन 5 साल तक आप बोल तो लेते थे बढ़िया, एकदम बढ़िया बोल लेते थे। यानी भाषा अर्जित की हुई है। तो भाषा एक अर्जित योग्यता है, ये तो 100% सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है, क्योंकि ये सब आप जानते हो, आप सब ने खुद किया, सब अनुभव, आपने अनुभव किया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहली चीज तो ये सही हो गया। अब भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, चिंतन भाषा को, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। दोनों के दोनों भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, नहीं। यहाँ पे आपका ऑप्शन सिर्फ डी होगा, क्योंकि एल वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा है। ये मे बी पॉसिबल, ये सही भी होंगे इनमें से कोई दो, तब भी ये वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा है। और वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा एक अर्जित योग्यता है। बात पूजा राज जी, नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर डी 100% टी प्लो बस, ठीक है ना, इसके बाद कुछ नहीं। क्योंकि यहां पे वाइगोत्स्की ने क्या कहा है ये पूछा है, ध्यान से देखना प्रश्न को बेटा। वाइगोत्स्की ने क्या कहा है ये पूछा है। इस कथन के सही उत्तर, सही या गलत होने के बारे में नहीं पूछा। कथन सही हो सकता है, बट उत्तर क्या, प्रश्न क्या पूछा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो इसलिए ध्यान रखो कि क्या पूछा है वही बताना है हमें। मे भी पॉसिबल कि ये सही लिखा हो कि भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। सही तो ये भी है कि भाषा एवं चिंतन एक दूसरे स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, बिल्कुल सही है। चिंतन करने से भाषा आएगी, भाषा से ही चिंतन होगा, लेकिन भाषा नहीं हो चिंतन कैसे करोगे? लेकिन हमें ये नहीं बताना ना कि इसमें कथन सही है या गलत है। इसमें पूछा है कि भाषा एक अर्जित योग्यता है, ये 100% सही है। अगला बताओ, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अगला प्रश्न बताओ। पेडागोजी में आने के बाद क्वेश्चन कम हो जाते यार। अगला, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। कह रहा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। यह समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। कौन सा सही नहीं है बताओ? आसान प्रश्न है, आराम से कर लोगे, बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर? गुड, सब लोग कह रहे हैं कि बी हो जाएगा। चलो भाई देख लेते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही बल रहता है। भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। भाषा समृद्ध परिवेश, ये तो बिल्कुल 100% सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। जो सही नहीं है, भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? ठीक है ना, चलिए। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, योद्धा। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, और मुझे लगता है कि पेडागोजी के लिए एक बुक भी परचेज कर लेना। हालांकि मैंने पीडीएफ भी दिया है आपको, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बहुत विस्तृत पीडीएफ है। लेकिन एक कोई नॉर्मल बुक अगर आप परचेज करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई भी, जो भी अच्छी आपको सही लगे। प्रैक्टिस लेकिन मैक्सिमम कीजिएगा, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। ठीक है। पूजा ठाकुर कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 में डाउट है। कौन सा 25 वाला बेटा? ये वाला 100% सही है, डाउट मत करो, 100% सही है। एक बार देख लेना, फिर भी आप संतुष्ट हो जाना, जाके जहां ढूंढना देख लेना।
देखने के बाद मुझे बताना। ये 100% सही उत्तर है भाई। एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विषय होना चाहिए, उचित है? बताओ कौन सा विकल्प है जो उचित है? एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा उचित है विकल्प? बताओ कौन सा विकल्प उचित है? चारों सभी विकल्पों को पढ़िए और उसके बाद फिर बताइए कौन सा विचार उचित है। तो यहां पे अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए, भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी होगी। बलपूर्वक विकसित करनी होगी भाई, ये तो कह रहे हैं कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी होगी। ऐसा है क्या? हाँ जी बिल्कुल। तो फाइनली यहां पे क्या होगा? बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक, ऐसा है क्या? नहीं है ना। कह रहा है कौन सा विचार उचित है? ये विचार उचित नहीं हो सकता। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज, बिल्कुल सही है ना। भाषा सीखने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए, अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए, नहीं। उत्तर क्या हो जाएगा? द राइट आंसर इज सी। बहुत बढ़िया, वेल डन। तो इसी पर हम एंड करते हैं बेटा आज के इस सेशन को, क्योंकि समय हो गया है। तो आप लोग सीडीपी पढ़िए फटाफट जल्दी से। अगली क्लास शुरू हो गई होगी सीडीपी के मैम की, तो आप लोग वो पढ़िए। मिलते हैं आपसे कल सुबह 9 बजे और फिर से हम कोशिश करेंगे, ढेर सारे प्रश्नों को शामिल करेंगे, पढ़ने की, समझाने की, समझने की। आप लोग भी थोड़ा सा और कंसंट्रेट होकर मेरे साथ रहेंगे तो आपको मजा आएगा पढ़ने में, मतलब गजब का कमाल हो जाएगा अगर आप ढंग से मेहनत कर लेंगे तो। ठीक है ना, वो लेवल में दे रहा हूं आपको। अगर आपने अच्छे से मेहनत कर लिया ना तो फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस सिर्फ किताब उठाई, प्रैक्टिस करते जाइए बस। प्राइवेट स्कूल में बलपूर्वक सिखाया जाता है, हाँ जी। ओके, थैंक यू सो मच बेटा। सेशन को शेयर कर दीजिएगा और सभी लोग लाइक वाइक कर दो भाई जरा एक बार जाते जाते।